मैं ज्योति सिंगौर आज फिर आपके लिए अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का पाठ 3 उपभोक्ता का बजट लेकर आई हूँ। आप यदि पिछले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा मुख्य उद्देश्य हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अर्थशास्त्र को सरल बनाना है। मैं एनसीईआरटी अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पूरी विषय वस्तु को अपने YouTube चैनल पर लाना चाहूंगी, जिससे आप घर पर रहकर कभी भी अर्थशास्त्र को आसानी से समझ सकें। आज इस वीडियो में हम अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता का बजट सेट, बजट रेखा की प्रवणता को समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम बजट सेट में बदलाव के कारण, जिसमें आय में परिवर्तन एवं कीमत में परिवर्तन समझेंगे, और अंत में उपभोक्ता का इष्टतम चयन, जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये आज हमारे वीडियो के मुख्य बिंदु हैं। उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का तात्पर्य वस्तुओं का उपभोग करने वाला। बजट को हम सरल शब्दों में क्या कहेंगे? आय व्यय का लेखा जोखा। अर्थात आज हमारा टॉपिक है उपभोक्ता का बजट। विषय वस्तु समझने से पूर्व मैं आपसे एक चर्चा करना चाहती हूँ, सामान्य चर्चा, जिससे आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। मान लो आपको हर महीने आपके पापा 200 रुपये जेब खर्च के लिए देते हैं, जिससे आप अपनी जितनी आवश्यकता है वो पूरी करते हो। परंतु इस महीने आपका जन्मदिन है मान लो, तो आपके दोस्त आपसे पार्टी चाहते हैं, और वो जैसी पार्टी चाहते हैं उसका खर्च लगभग 500 रुपये है। आपको पता है कि आपके पास कितने रुपए रहते हैं? 200 रुपये, और पार्टी पे कितना खर्च होने वाला है? 500। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप पार्टी के लिए उनको हाँ बोल देंगे या नहीं बोलेंगे? या आप अपने दोस्त से कहोगे कि मेरे पास बस 200 रुपये हैं और मैं इतने रुपए की ही पार्टी दे सकता हूँ, क्योंकि 500 रुपये पार्टी वाली जो पार्टी है वो मेरे बजट के बाहर है। ये शब्द बजट के बाहर अभी तक हम साधारण रूप में बोलते थे या सुनते थे, पापा हमेशा बोल देते थे कि अरे ये हमारे बजट के बाहर है। परंतु आज हम अर्थशास्त्र में बजट के बाहर का जो वास्तविक मतलब है, हम इस टॉपिक पे समझेंगे। आप अपने बजट 200 रुपये का खर्च कैसा करना चाहोगे? ऐसा खर्च करोगे जिससे आपको और आपके दोस्तों को कम पैसे में भी मजा आ जाए, अर्थात आपको जो संतुष्टि मिले वो बहुत ज्यादा मिले। आप बताइए, आपका बजट किस बात पर निर्भर करता है, या आपके बजट के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं? सीधी बात है, हमारी बजट के लिए हमको क्या चाहिए होता है? आय, यानी पैसा। और दूसरी चीज बजट इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु की कीमत क्या है। यानी इस तरह से बजट के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? पैसा जरूरी है और वस्तु की कीमत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इस उपभोक्ता के बजट को समझने के लिए हम मान ले रहे हैं कि आय कैसी है? निश्चित है। और कीमत भी कैसी है? निश्चित है। एवं खर्च केवल और केवल 2 वस्तुओं पर ही हमको करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अर्थशास्त्र में प्रायः हम 2 वस्तुएं लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अर्थशास्त्र में विश्लेषण को क्या कर देती है? सरल बना देती है। हमारा बजट निश्चित है, अर्थात हमारी आय और कीमत दोनों कैसी हैं? निश्चित हैं। और जिनको हमको किस पे खर्च करना है? 2 वस्तुओं पे। ये दोनों हमारे निश्चित है और हमको कितने वस्तुओं पे खर्च करना है? 2 वस्तुओं पर खर्च करना है। आज हम यही सीखेंगे कि हमारी आय और कीमत तो निश्चित है
और हमको खर्च करना है कितनी वस्तुओं पे? 2 वस्तुओं पर। तो हम कैसे खर्च करें? उपभोक्ता का बजट देखते हैं हम किस पे निर्भर करता है? आय और कीमत पर निर्भर करता है। उपभोक्ता निश्चित आय, निश्चित कीमत के कारण केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है, जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास निश्चित कीमत है, निश्चित आय है और पैसे भी निश्चित हैं और आपको 2 वस्तु खरीदना है। 2 वस्तु खरीदना है मतलब हमको दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन-सा कॉम्बिनेशन खरीदना है। तो हम एक इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपकी आय 20 रुपए है और खर्च आप कितना कर सकते हो? 20 रुपए कर सकते हो या 20 रुपए से क्या कर सकते हो? कम भी खर्च कर सकते हो। जब आप 20 रुपए से कम खर्च करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगी। अच्छा, एक शब्द मैंने यहाँ पे ये उपयोग किया, बंडलों। आप कीमत, निश्चित कीमत के कारण केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है। ये बंडल शब्द क्या है? इस पूरे वीडियो में बंडल शब्द का बहुत महत्व है। बंडल से तात्पर्य होता है, बंडल शब्द का प्रयोग 2 वस्तुओं के संयोग के लिए किया जाता है। अर्थात हम यहाँ पर कोई भी जो 2 वस्तु खरीदेंगे, उनका जो कॉम्बिनेशन खरीदेंगे कि हमें कौन से कॉम्बिनेशन की वस्तु खरीदना है, उसके लिए यहाँ हम बंडल शब्द का उपयोग करेंगे। बजट सेट। प्रायः अर्थशास्त्र में कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारी क्या है, आय स्थिर है, कीमत स्थिर है और हमको केवल 2 वस्तुएं खरीदना है। अब समस्या यहाँ ये आ रही है कि हमारे निश्चित आय के कारण हम 2 वस्तुओं को कैसे खरीदें, जिससे हम अधिक से अधिक हमको संतुष्टि प्राप्त हो सके। यही समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? बजट सेट। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हम खरीदें जिससे हमको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमत पर अपनी आय से वस्तु खरीद सकता है, अपनी आय से खरीद सकता है। यहाँ हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे कि कैसे वस्तुओं के बंडल से हम बेस्ट बंडल जो हमारे लिए होगा हम उसको खरीद सकें। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं यह एक टेबल है जो 2 अलग-अलग वस्तुओं का, यहाँ पर 2 अलग-अलग वस्तुओं का हम क्या देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जबकि हमारी आय कैसी है? निश्चित है। बजट को समझने के लिए हमको क्या चाहिए थी? आय चाहिए थी। और क्या चाहिए थी? कीमत चाहिए थी। तो हम यहाँ एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं कि उपभोक्ता की आय मान लो कितनी है? 20 रुपए है। उपभोक्ता की आय 20 रुपए है और X1 वस्तु की जो कीमत है P1 वो कितनी है? 5 रुपए है। कितनी दी हुई है यहाँ पे? 5 रुपए। और X2 जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत P2 भी कितनी है? 5 रुपए। ये उदाहरण भी आपकी पाठ्यपुस्तक का ही है, इसीलिए मैंने लिया है। इसका मतलब है आपके पास 20 रुपए हैं। कितने हैं टोटल? 20 रुपए। और 2 वस्तुएं आपको खरीदना है, X1 वस्तु खरीदना है और आपको X2 वस्तु खरीदना है और दोनों की कीमत कितनी दी है? 5-5 रुपए दी है। अर्थात हम अधिकतम कितनी वस्तु खरीद सकेंगे? अधिकतम हम 4 वस्तुएं खरीद सकेंगे क्योंकि 4 गुणित 5 करते हैं अपन, 5 रुपए दोनों का मूल्य है तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 रुपए। कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे हमको? 20 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। चाहे वह X1 वस्तु हो या X2 या हम दोनों को मिलाकर भी यदि वस्तु खरीदें, लेकिन अधिकतम हम कितनी वस्तु खरीद सकते हैं? 4 वस्तु खरीद सकते हैं। आओ हम इस टेबल से समझेंगे कि X1 और X2 वस्तु का कौन सा बंडल हम 20 रुपए में खरीद सकते। ये हमको एक टेबल दी हुई है, इससे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 20 रुपए है इससे ऐसा हम कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदें कि हम 20 रुपए में खरीद सकते हैं या उससे कम में खरीद सकते हैं। टेबल देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत ही आसान है। आपको लगेगा कि हमें मैथ्स पसंद नहीं था, इसीलिए हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं और मैडम तो हमको टेबल समझाए पड़ी हैं।
परंतु ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम समझ के आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन आपको दिख रही है, ये तीसरी लाइन दिख रही है, ये चौथी और ये अंतिम पांचवी है। और हर लाइन में ब्रैकेट में दो दो चीजें दी हुई हैं। बहुत सरल है, इसमें जरा भी आप तनाव नहीं लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और गणित भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जो बहुत ही सरल लगेंगे आपको समझने के बाद। आप यदि यहाँ से समझते जाएंगे तो आपके लिए आगे गणित समझना बहुत आसान रहेगा। यहाँ जो दो वस्तु का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो आपको रेड में दिख रहा है पहला वाला, ये आपकी x1 वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है आपकी? हमेशा कौन सी रहेगी? x1 वस्तु। और जो बाद वाला जो सेकंड वाला है, कॉमा के बाद दिए हुई है सेकंड वस्तु जो ब्लैक में दिख रही है, ये हमेशा क्या रहेगी? आपकी x2 वस्तु की मात्रा। हम स्टेप वाइज समझते जाते हैं तो आसानी होगी। हम सबसे पहले ले लेते हैं पहली वाली लाइन, ये टेबल की पहली लाइन, और पहला वाला टॉप ये देखते हैं, कॉम्बिनेशन बंडल देखते हैं। यहाँ दिया है x1 वस्तु 0 दिया है और x2 वस्तु भी कितनी दी है? 0। मतलब हम बाजार गए हैं और हमने क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं खरीदा। यहाँ क्या आपको पैसे खर्च करने पड़े क्या? नहीं करने पड़े। आपके कितने रुपए बच गए? पूरे 20 रुपए बच गए। ऐसा हो सकता है, आराम से हो सकता है। हो सकता है कि हमारा आज कुछ खरीदने का मन ना हो। लेकिन यदि हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि x1 वस्तु हमने नहीं खरीदी और x2 वस्तु कितनी खरीद के लेके आए हैं? एक खरीद के लाए हैं। यानी एक वस्तु खरीदने में आपका कितने रुपए खर्च होगा? कितने की है एक वस्तु? 5 रुपए की। तो आपको ये दूसरा बंडल खरीदने में कितने रुपए खर्च हुए हैं? दूसरा बंडल खरीदने में आपको खर्च हुए हैं 5 रुपए। आप इस पहली लाइन को आप इस तालिका में भी देखते जाइए। ये पहला वाला 0-0 कॉम्बिनेशन है। इसमें खर्च हम कितने कर रहे हैं? 0 रुपए। हमारे पास कितने रुपए बचे? 20 रुपए। यदि हम दूसरा 0-1 ले रहे हैं, यदि हम पहली वस्तु नहीं खरीद रहे हैं और दूसरी वस्तु बस खरीद रहे हैं, 5 रुपए हमारे खर्च हो गए। हमारे पास कितने रुपए बच गए? 15 रुपए। अब हम ये तीसरा बंडल यदि हम ले रहे हैं, तब भी क्या होगा? हम x1 वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, केवल क्या खरीद रहे हैं हम? x2 वस्तु। x2 वस्तु कितनी है? 2। 2 गुणित 5, एक 5 रुपए का है तो 5 दूनी कितने खर्च हो गए हमारे? 10 रुपए। अब 10 खर्च हो गए, आपके पास कितने बच गए? 10 रुपए। इसी तरह से आप यदि चौथा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तब आपको खर्च करने पड़ेंगे 15 रुपए। 3 वस्तु आई हमारी, 3 पंचे 15, तो 15 खर्च हो गए, आपके पास कितने शेष बचे? 5 रुपए। अब आते हैं अपन आखिरी कॉम्बिनेशन। आखिरी मैं क्यों कह रही हूँ, इसको आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं आखिरी क्यों कह रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन है हमारा 0 और 4। ये हो गया हमारा 0 और 4। अब ये 4 वस्तु आपने खरीद ली x2 की, तो 4 पंचे 20, 20 रुपए आपके पूरे खर्च हो गए। आपके पास कितने बच रहे हैं? 0 रुपए। और बचे हैं क्या पैसे? बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। 4 वस्तु हमने x1 नहीं खरीदी, लेकिन पूरा का पूरा पैसा किसमें खर्च कर दिया हमने? x2 पे। अर्थात हमारे 20 रुपए पूरे खर्च हो गए और हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। इस तरह से इसके बाद हमारे पास पैसे क्या हो गए? खत्म। बजट के, अब हमारी बात, बजट पूरा खत्म हो गया। अब हम कर रहे हैं बजट के बाहर की बात। यदि हमने कोशिश की, मान लो बाजार में गए तो कोशिश की हमने कि चलो x2 वस्तु हम 5 खरीद लेते हैं, तो दुकान वाले को आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? 5 गुणित 5 यानी 25 रुपए देना पड़ेगा। आपके पास कितने रुपए हैं टोटल? 20 रुपए। आपके पास कितने हैं टोटल? 20 रुपए। और आप 25 रुपए से दे सकते हैं क्या? 5 रुपए कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते। अर्थात ये वाला जो कॉम्बिनेशन है लास्ट वाला, ये आप ये बंडल का चयन नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो पहली लाइन के जो बंडल दिए थे, इसका विश्लेषण ये तालिका से समझ गए होंगे। ये तालिका मैंने अलग से इसलिए बनाई ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये खर्च कैसे कैसे हो रहे हैं या बंडल बने कैसे। अब इसी तरह से आप ये दूसरी वाली लाइन का भी क्या बना सकते हैं? आप क्या बना सकते हैं?
तालिका बना सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बनाने की, अपन यहीं से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ हम x1 वस्तु 1 ले रहे हैं और x2 वस्तु 0 ले रहे हैं। यानी एक वस्तु खर्च हुई, यानी हमारा कितने रुपए खर्च हो रहा? 5 रुपए। यहाँ 2 वस्तु खरीदे हैं, कितना खर्च हुआ? 10 रुपए। कितने बच गए? 10 रुपए। यहाँ टोटल कितनी वस्तु खरीद रहे हो आप? 3। यानी 3 पंचे 15, यानी 15 रुपए खर्च हो गए यहाँ पर आपके, और बचे कितने? 5 रुपए। अब आ जाओ अंतिम लाइन पे फिर से, 1 और 3, यानी टोटल कितना हो गया इसका भी? 4। 4 पंचे 20। क्या आप इससे ज्यादा वस्तु खरीद सकते हैं? नहीं। यानी यहाँ पे ये लॉक हो गया, 1 और 3। यहाँ हो गया था ये वाला लॉक, अब यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब अपन और आगे देखते हैं, तीसरी लाइन में आते हैं। x1 वस्तु 2 खरीदे, दूसरी नहीं खरीदे, यानी टोटल वस्तु हमारी कितनी आ गई? 2। यानी 2 पंचे 10 रुपए खर्च हुए, यहाँ 10 बचे। यहाँ 3 वस्तु खर्च हुई, कितने बचे हमारे पास? 5 रुपए बचेंगे। यहाँ आ गई हमारी अंतिम, 2 और 2 4। यहाँ भी कितना हो गया हमारा टोटल? 4। 4 पंचे 20, यानी 20 रुपए पूरे के पूरे समाप्त। हमारी बजट लाइन खत्म। अब आ जाओ आप चौथी लाइन पे। चौथी लाइन पे हम आ रहे हैं, यहाँ 3 वस्तु खरीद रहे हैं। 3 वस्तु हमने खरीदी, 15 रुपए खर्च हुए, कितने बचे? 5 रुपए। अब यहाँ पे आ गई हमारी फिर से कितनी वस्तुएं आ गई? 4 वस्तुएं आ गई। 4 पंचे 20, यानी पूरा पैसा यहाँ भी फिनिश। और अंतिम लाइन में आ जाओ, जब हम केवल x वस्तु खरीद रहे हैं, y वस्तु नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कितना है? 4 है। 4 पंचे 20, हम और वस्तुएं नहीं खरीद सकते। अब हम 04 13 22 31 40, ये जो ग्रीन आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं या ग्रीन में जो बंडल दिख रहे हैं, आप इनका टोटल करिए। इसका टोटल 4 आ रहा था, इसका टोटल 4 आ रहा है, इसका टोटल 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है और इसका भी 4। यानी अधिकतम हम 4 वस्तु खरीद रहे हैं, तो हमारा पूरा 20 रुपए खर्च हो रहा है। अर्थात यही हमारी क्या होगी? बजट लाइन। ये जो लाइन होगी, यही क्या होगी? हमारी बजट लाइन। यहाँ तक हम जितने हमारे पैसे रहेंगे वो पूरे खर्च हो जाएंगे। और बजट लाइन के अंदर ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, ये पीला वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यदि आप यहाँ से किसी भी बंडल का चयन करते हैं, तो यहाँ पर आपके पूरे 20 रुपए खर्च नहीं होंगे, बल्कि आपके पास क्या होंगे? पैसे कुछ बचे रहेंगे। ये जो दूसरा वाला पोर्शन दिख रहा है, यदि आप ये बंडल का चयन करते हैं, तो यहाँ पर आपको बचत होगी। और यदि ये ग्रीन वाली पट्टी आप खर्च करते हैं, तो यहाँ पूरे 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। और ये जो लाल बॉक्स दिख रहा है, या ग्रीन बॉक्स के बाहर यहाँ पे यदि कोई बॉक्स बन रहे हैं, तो ये कोई भी इसको हम खर्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारी खर्च ज्यादा है यहाँ पर और आय हमारी कम है। अर्थात ये जो हमको तालिका दिख रही है, ये पूरी की पूरी तालिका हमारा क्या कहलाती है? बजट सेट। हम इनमें से किसी भी बंडल का चयन कर सकते हैं। बजट रेखा को समझने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये जो अभी हमने बजट सेट बनाया था, बजट सेट की जो तालिका बनाई थी, उसको अब हम रेखा चित्र से समझ लेते हैं। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया ही था कि ये जो ग्रीन वाला था, जहाँ सबका योग क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, यही आपकी क्या थी? बजट रेखा थी। इसको हम यहाँ रेखा चित्र से समझेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। पहले अपन थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं। बजट रेखा 2 वस्तुओं के सभी संयोग को बताती है। ये जो दिख रहे हैं, ये जो तालिका दिख रही है, ये सभी संयोग हैं, जिन्हें उपभोक्ता की दी गई आय और कीमत पर खरीद सकता है। यानी जो हमने पहले ही मान लिया था कि हमारी आय कैसी है? निश्चित है। और कीमत भी हमने क्या मान ली थी? निश्चित है। इन 2 चीजें निश्चित होने पर हम 2 वस्तुओं के संयोग को हम रेखा में व्यक्त करते हैं। ये जो बाकी ये जो 3 बिंदु है, अपन रेखा चित्र बना लेंगे, इसके बाद मैं इसको बताती हूँ। ये समझने की चीज नहीं है, आप ऐसे ही इन बिंदुओं को समझ लेंगे। आओ पहले हम ये जो बजट सेट दिया है, इससे अपन पहले रेखा चित्र बनाते हैं। ये मैंने x
अक्ष में x1 वस्तु ले लिया है और y अक्ष में मैंने x2 वस्तु ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। 0 0 ये तो छोड़ो, अपन पहले बजट लाइन बनाते हैं, है ना। ये दिया है, पहला बजट लाइन में दिया है 0 और 4। 0 और 4, 0 मतलब x क्या है, यहाँ पे 0 है, x कैसा है, 0 है, और y x2 कैसा है, 4 है। यानी ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ये बिंदु प्राप्त हो गया हमारा 0 और 4। अब हम ये दूसरी लाइन पे आते हैं, 1 और 3। यानी 1 यानी x1 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 3 है, यानी ये बिंदु है। अपन इसको मिला लेते हैं, ये 1 हो गया x1 और x2 कितना हो गया, 3, यानी ये बिंदु हमको यहाँ पर 1 और 3 प्राप्त हो गया। अब अपन इस बिंदु पे आते हैं, अगला बिंदु हमारा है, ये हो गया हमारा 2 और 2। अब 2 और 2 मतलब x1 हमारा कितना है, 2, और x2 कितना है, 2, इनको अपन मिला लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 2, हमको क्या प्राप्त हो गए, ये 2 और 2। इसके बाद देखते हैं अपन 3 और 1। 3 और 1, x1 कितना है, जो पहली वाली लाइन बंडल में जो पहली वस्तु होती है वो x1 की होती है और बाद वाली होती है वो x2 की होती है। तो यहाँ x1 कितना है, 3 है, ये हो गया हमारा x1 हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा 3, और x2 कितना है, 1 है, तो हमको ये प्राप्त हो गया 3 और 1। और आखिरी में अपन बजट लाइन में जाते हैं, 4 और 0। 4 और 0 मतलब x1 क्या हो गया हमारा, 4, और x2 कितना है, 0 है, तो यानी हमको यही बिंदु प्राप्त हो गया। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्यों लिया है, ये ग्रीन वाला। अभी तो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ इनका योग कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, और 4 गुणित कीमत कितनी थी हमारी, 5। प्रत्येक वस्तु की कीमत 5 थी। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे 20 रुपए कहाँ खर्च हो रहे थे, इस लाइन में। ये सारे बिंदु जहाँ पर पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है, इन बिंदुओं को हम यदि मिला देते हैं तो यही हमारी क्या होती है, बजट लाइन। यही क्या कहलाती है, हमारी बजट लाइन। आप समझ गए कि मैंने ये कहा, क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जितने अधिकतम बिंदु हैं जिनसे हम 4 वस्तु खरीद पा रहे हैं, इनको मिला दिया तो ये हमारी बन गई बजट लाइन। अब ये बिंदु देखो, अधिकतम खरीदने की क्षमता के बिंदुओं को मिलाने पर बजट रेखा प्राप्त होती है। अधिकतम हम कितनी वस्तु खरीद पा रहे थे, 4। अधिकतम खरीदने के जितने बिंदु हैं, इनको अपन ने मिला दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गई, बजट रेखा। अब देखें अपन, आप ये कहेंगे हम यदि अंदर वाला ले लें, बजट सेट का कोई भी उदाहरण, तो क्या दिक्कत होगी। मान लो हमने यहाँ पे ये वाला ले ले रहा है, ये दिया है 1 1। यदि हमने ये बंडल चयन किया तब क्या होगा, देखो x1 का मतलब है 1 और x2 भी 1, अपन मिला लेते हैं, x1 1 और x2 1, यानी 1 1 हमको कहाँ प्राप्त हुआ, इस बिंदु में प्राप्त हुआ। अब देखो हमने केवल 2 वस्तु खरीदी, मतलब हमारे कितने रुपए खर्च हुए यहाँ पे, केवल 10 रुपए। हमारे कितने रुपए बच गए, 10 रुपए बच गए। यानी हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे बजट के अंदर रहेगा, और यहाँ पर हमको बचत भी कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। यदि मैं एक और दूसरा उदाहरण ले लूं, ये ले लेते हैं हम, 2 और 1 ले लेते हैं यहाँ पे। 2 और 1 मतलब x1 कितना है, 2 है, और 1 मतलब x2 है। इन दोनों को अपन मिला लेते हैं, 2 और 1, ये क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे हमारा बिंदु, 2 और 1, यानी टोटल कितनी वस्तुएं आई हमारी, 3। 3 पंचे 15, यानी हमारे कितने रुपए खर्च हुए, 15 रुपए। हमारे पास कितने रुपए बच गए हैं, 5 रुपए। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि इस लाइन के अंदर जितनी चीजें हैं उन सब को हम खरीद सकते हैं। बजट रेखा के अंदर जितनी बंडल हैं, या बजट रेखा में स्थित ये जो पांचों बंडल दिख रहे हैं, इन दोनों का चयन हम कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि बजट रेखा के बाहर यदि अपन खरीद के देखें तो क्या होगा? उसको भी अपन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पहले ही एक उदाहरण ले लिया है, ये है अपना 1 और 4। ये बजट रेखा के अपने बाहर है। ये हमने दिया है 1 और 4 यहाँ आ रहा है। अपन इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1 यानी x1 और x2 4, 4 यानी यहाँ आएगा, ये दोनों यहाँ मिलेंगे। हमारे ये बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पे 1 और 4 यहाँ प्राप्त हो। ठीक है। अब ये बताओ 1 और 4 में टोटल हमारी कितनी वस्तुएं आ रही हैं? 5, 5। और कीमत कितनी है एक की? 5 रुपए। तो पाँचम कितने हमारे खर्च हो रहे हैं टोटल पैसे? 25 रुपए। कितने पैसे खर्च हुए? 25। क्या आपके पास 25 रुपए हैं? नहीं है, हमारे पास तो केवल 20 रुपए है। यानी हम ये वाला बंडल का चयन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि हम ये 2 और 3 बंडल का चयन करना चाहें, ये भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते 2 और 3 का चयन? क्योंकि इनका योग भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम 5 वस्तुएं खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 25 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी हमको ये देख के रेखा चित्र से समझ में आ रहा है कि ये जो बजट लाइन है उसकी चीज हम खरीद सकते, उसके बंडल को का चयन कर सकते हैं, या बजट रेखा के अंदर जितने बंडल है इनका चयन हम कर सकते हैं। परंतु बजट लाइन के बाहर के जितने बंडल है उनका चयन हम नहीं कर सकते। मैं आपको दोनों को एग्जाम्पल से सूत्र में रख के भी बता देती हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। बजट रेखा का सूत्र होता है, यहाँ पर हम देखे थे आय क्या मान लेंगे? एम। आय एम है क्योंकि हमको बजट के लिए आय और कीमत चाहिए और दो वस्तुओं की कीमत चाहिए। तो हमने मान लिया आय बराबर क्या है? एम है। वस्तु x1 की कीमत p1 है और वस्तु x2 की कीमत क्या मान लिया? p2। p मतलब प्राइस। इसका सूत्र होता है p1 x1 प्लस p2 x2 बराबर m। p1 मतलब कीमत गुणित वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की, ये दोनों पहली वस्तु का होगा, और ये जो होगा ये दोनों दूसरी वस्तु का होगा। दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा बराबर m, यानी जो हमारी आय है। यहाँ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको आसानी से समझ सके इसीलिए मैंने इसको तालिका के रूप में समझाया है। आप पहले उदाहरण से ही मैं देख लो तो आपको अपने आप ये तालिका समझ आ जाएगी। हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप इतना तो समझ गए हैं कि बंडल किसको कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक एक वाले बंडल का चयन किया, एक और एक वस्तु वाला। इसको हम सूत्र में रख के देखते हैं। ये है हमारा 5 यानी कीमत। यहाँ देखिए आप p x1 की कीमत है 5 रुपए है, गुणित पहली एक वस्तु कितनी है हमारी? 5। फिर धन p2 कितना है, उसकी कीमत भी कितनी है, प्राइस कितनी है? 5 रुपए। अपन ने पिछले उसमें देखा था ना स्लाइड में। चूंकि जगह की भी कमी रहती है इसलिए कुछ चीजें पीछे से लेना पड़ता है। तो अभी तक अपन देख ही रहे थे कि हर वस्तु का मूल्य कितना है? 5 रुपए है। और ये हो गया हमारा गुणित दूसरी वस्तु भी कितनी है हमारी? 1 है। इसमें हमने वैल्यू रख दिया बराबर 20। हमारे पास रुपए कितने थे? 20 रुपए थे। 5 गुणित 1 कितना हो गया हमारा? 5। और 5 गुणित 1 यानी 5, यानी दोनों वस्तु एक एक हमने खरीदी। बराबर हमारे पास कितने हैं? 20 रुपए है। यानी हमारे पास टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10 रुपए। और हमारे पास कितने थे? 20 रुपए। अर्थात जब हम बजट लाइन के अंदर के बंडल का चयन कर रहे हैं तो हमारे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं और आय हमारी ज्यादा है। यानी हमारी क्या होगी? खर्च हमारा कम होगा और आय कैसी होगी? अधिक होगी। ये पढ़ लेते हैं अब अपन लाइन को। बजट रेखा के अंदर स्थित बंडल चयन करने पर हमको क्या होगी? बचत होगी। अब हम यहाँ उल्टा समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में हम प्रूफ करके देख लिए कि हमारे अंदर
का बंडल हमने चयन किया तो हमारे खर्च कम हुए हैं और बचत हो गई है। अब ये सूत्र देख लीजिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। P1 X1 तो होता ही है पहली वस्तु की कीमत गुणित पहली वस्तु की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत गुणित दूसरी वस्तु की मात्रा। मैंने लिखा है M बड़ा है, यानी जब हम बंडल के अंदर का चयन करेंगे तो M क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये कंडीशन भी हम चयन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी ये 1 1 को लिया था अभी वहाँ एग्जाम्पल में, और अब मैं ले रही हूँ दूसरा एग्जाम्पल 3 और 1 का, जो कहाँ स्थित है, बजट लाइन में स्थित है। ये यहाँ मैंने ले लिया दूसरा जो बजट लाइन में स्थित था 3 और 1। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि हम 4 वस्तु खरीद सकते हैं। इसको अपन फॉर्मूले में रख के देखते हैं। 5 रुपए वस्तु का मूल्य और गुणित 3 वस्तु, x1 कितनी है, 3 है। दूसरी वस्तु का मूल्य 5 रुपए और दूसरी वस्तु कितनी ले रहे हैं अपन, 1। 5 दिया, गुणा किया हमने, कितना प्राप्त हो गया, 15। और यहाँ पर 5 एकम 5, इसका मतलब है 15 धन 5 बराबर 20 हो गया और हमारी आमदनी भी कितनी है, 20। यानी हमने खर्च कितना किया, 20 रुपए खर्च किया और आय भी कितनी है हमारी, 20 रुपए। अर्थात खर्च और आय दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर। बजट रेखा पर स्थित बंडल का चयन करने पर हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और यही जो होगा उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको अधिकतम वस्तु 4 वस्तु प्राप्त हो रही है। यदि हम यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, ऊपर वाला चयन करते हैं, तो हमको 4 वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। ये आपका सूत्र दिया हुआ है P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर N। इस तरह से हमने देखा कि हम पहला वाला विकल्प भी चयन कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं। पहला क्यों कर सकते हैं, पहला करने में हमको क्या होती है, बचत प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ कम खर्च होता है। और यहाँ दूसरी कंडीशन ज्यादा बेहतर है, हमारी जितनी आय है उतना पूरा का पूरा खर्च हो रहा है। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में हमने एक उदाहरण ले लिया है जो हमारी बजट लाइन के बाहर का है, 2 और 3। अर्थात हम कितनी वस्तुओं का चयन करेंगे, यहाँ पर खरीदेंगे 5 वस्तु। इसको भी अपन उदाहरण में रख के देख लेते हैं तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं हमको ये खरीदना चाहिए। हमने सूत्र में मान रखा पहली वस्तु का मूल्य 5 रुपए और कितनी वस्तु खरीदी हमने, मात्रा 2। दूसरी वस्तु का मूल्य 5 रुपए और दूसरी वस्तु की मात्रा 3। 5 दूनी क्या कितना हो गया, 10 और 5 दिया 15। यानी इन दोनों को अपन ने टोटल किया तो कितना प्राप्त हुआ हमारा, 25। सॉरी ये गलत लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक, अभी मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, कोशिश ही कर रही हूँ। तो ये 25 नहीं था यहाँ पे, ये 20 रुपीज़ है, क्योंकि m बराबर कितना है, 20 है। तो ये 10 धन 15 बराबर 25, अर्थात 25 रुपए हमारे को खर्च करना पड़ रहा है और 20 रुपए हमारे पास रुपए हैं। तो ये खर्च जो दिखा रहा है अधिक दिखा रहा है और आय क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। हम देख लेते हैं इसका विश्लेषण। बजट रेखा के बाहर का बंडल का चयन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारी आय कम हो जाती है और खर्च कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। यहाँ ये तीनों कंडीशन में आपने गणित को भी सूत्र में रख के देख लिया, क्योंकि आपको इस तरह के सवाल हैं पाठ्य पुस्तक में कि आपको बंडल दिया है उससे मान निकालिए, और आप विश्लेषण भी समझ गए कि किसका चयन हम कर सकते हैं और किसका चयन नहीं कर सकते। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये दोनों बंडलों का, ये दोनों कंडीशन का चयन हम कर सकते हैं, परंतु ये जो अंतिम वाली कंडीशन है इसका चयन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ये क्या आ गया, बजट रेखा की प्रवणता, फिर कोई नई चीज, फिर नया कोई चित्र आ गया, नया कोई रेखा चित्र। कोई नया रेखा चित्र नहीं है, आसान है ये भी। ये संबंध बताता है कि x1 जब हम दो वस्तु का चयन करते हैं, कोई भी x1 और x2, x1 और x2, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है इसके अनुपात को हम बजट रेखा की प्रवणता
कहते हैं। बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर x1 वस्तु के प्रति इकाई में परिवर्तन और x2 में हुए परिवर्तन की मात्रा का क्या करती है, मापन करती है। ये सूत्र जो है आपको उसमें आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। ये जो हम यहाँ अभी अपन तालिका बना रहे थे ना, x1 वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा था और x2 में जो परिवर्तन हो रहा था, इसको अपन बढ़ा रहे थे तो ये वाली वस्तु अपन कम खरीद रहे थे। तो ये जो परिवर्तन है, इसको जो मापन करता है, उसको ही हम कहते हैं बजट रेखा की प्रवणता। इसका सूत्र होता है डेल x2 अपॉन डेल x1 बराबर -p1 बटे p2। अब डेल x1 क्या है, x1 में बदलाव। यहाँ जो x1 में जो बदलाव होता है उसको हम काय में व्यक्त करते हैं डेल x1। और डेल x2 क्या है, यहाँ जो x2 में जो परिवर्तन हो रहा था, या वृद्धि हो रही थी या कमी हो रही थी, इस परिवर्तन को हम काय में लिखते हैं, x2 में लिखते हैं। डेल्टा, ये जो चिन्ह दिया हुआ है डेल्टा, ये एक ग्रीक अक्षर है और गणित में डेल्टा का जो उपयोग होता है वो बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब क्या आप बताएंगे कि क्या बजट सेट बदल सकता है या बजट रेखा बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। बजट सेट भी बदल सकता है और बजट रेखा भी बदल सकती है। बजट सेट और बजट रेखा दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की किस पे निर्भर करती है, आय पर। ये जो है आय पे निर्भर करती है और किस पे निर्भर करती है, कीमत पे। ये जो सेट है और ये रेखा, दोनों ये दोनों बात पर निर्भर करती है। यदि ये दोनों में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारी बजट सेट भी बदल जाएगा और बजट रेखा भी बदल जाएगी। हम अभी इस स्लाइड में पहले अपन ये देख लेते हैं आय में परिवर्तन होने पर हमारा बजट लाइन कैसे बदलती है। ये चित्र में दिया हुआ है, ये वाला मान लो, ये जो पहली लाइन है आपकी, ये जो दिख रही है MP1, MP1 और ये है MP2, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी बजट रेखा है। बजट रेखा कब है, जब आपकी आमदनी कितने रुपए है, 20 रुपए है। ठीक है। यदि आपकी आय 20 रुपए से बढ़ के कितनी हो जाए, 30 रुपए हो जाए, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, ये खिसक जाएगी, इस दिशा में खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी, यहाँ पर जो हमारे 20 रुपए में जितनी वस्तु हम खरीद पा रहे थे, अब हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो हम अधिक वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। यानी पहले हमारे पास केवल 20 रुपए थे और अब हमारे पास 30 रुपए हो गए हैं, तो बजट लाइन दाईं ओर खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी, क्योंकि अब हम अधिक वस्तुओं की मात्रा खर्च कर सकते हैं। अब यदि हम देखें कि आय में यदि हमने कमी कर दी तब क्या होगा, इसमें भी हम देख लेते हैं कि ये MP1 जो है, MP1 ये हमारी बजट लाइन है। यहाँ पर हमारी आय कितने रुपए है, 20 रुपए है। ठीक है। यदि अब हमारी आय में कमी हो गई और अब हमारे पास कितने रुपये बच गए हैं, केवल 10 रुपए बचे हैं, तो ये बजट लाइन अंदर की ओर खिसक जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 20 रुपए में जितनी वस्तुएं खरीद पा रहे थे, अब यहाँ पर हम कम वस्तुओं खरीद पाएंगे, X1 की भी कम मात्रा खरीद पाएंगे और X2 की भी कम मात्रा खरीद पाएंगे। 20 रुपए में हम ज्यादा खरीद पा रहे थे, ज्यादा वस्तुएं खरीद पा रहे थे, जबकि अब हमारे पैसे कम हो गए हैं तो हम कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे। तो आय में कमी होने पर हमारा जो वक्र है बाएं से खिसक, बाएं ओर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर खिसक जाएगा। ये मैंने उदाहरण में भी लिया है कि हमारी आय मान लो 20 रुपए है और M में कमी कितनी हो गई है, M डैश यानी 10 रुपए हो गई है, तो वक्र क्या हो जाएगा हमारा, अंदर की ओर खिसक जाएगा। अभी हमने देखा कि आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में क्या परिवर्तन हुआ। अब हम देख रहे हैं कीमत में जब परिवर्तन हो जाएगा तो बजट लाइन में क्या अंतर आ जाएगा। पहली कंडीशन अपन ले लेते हैं कीमत में वृद्धि। यदि कीमत बढ़ जाए, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, ये है हमारी बजट लाइन।
MP, ये जो मैं कूले बना रही हूँ ना, ये वाली लाइन हमारी बजट लाइन, ठीक है। यहाँ हम इतनी वस्तुएं खरीद पा रहे थे, इतनी, और यहाँ पे हम इतनी वस्तु खरीद पा रहे थे। अब बाजार में कीमत बढ़ गई। किसकी कीमत बढ़ गई? X1 वस्तु की। कौन सी वस्तु की कीमत बढ़ा रहे हैं हम? X1 वस्तु की। तो X2 वस्तु तो वही है हमारा, लेकिन X1 कीमत, ये अभी हम ज्यादा X1 खरीद पा रहे थे, अब हम कम X1 खरीद पाएंगे। पहले ज्यादा खरीद पा रहे थे, मान लो हम 4 खरीद पा रहे थे, अब हम कीमत महंगी होने पर X1 की केवल कितनी मात्रा खरीद पाएंगे? 2 मात्रा खरीद पाएंगे। यानी वक्र क्या हो गया हमारा? बजट लाइन जो है, बजट रेखा खिसक के कहाँ चली गई? अंदर की ओर। कीमत बढ़ गई तो बजट लाइन अंदर आ गई, क्योंकि अब हम बजट रेखा अंदर इसलिए आ गई क्योंकि अब हम कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे। अब यदि कीमत में कमी हो जाए, तब कीमत में कमी होने पे क्या होगा? देखो, आप यदि रेखा चित्र से समझने लगोगे तो आधा विश्लेषण खुद करने लगोगे और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेखा चित्र को अच्छे से समझना सीख जाओ। यदि हम, मान लो, जब हमारी 20 रुपए आय थी, तब हमारी बजट रेखा ये थी। हम X2 वस्तु इतनी खरीद पा रहे थे और X1 वस्तु इतनी खरीद पा रहे थे। अब क्या हो गई? कीमत में कमी हो गई। कौन सी कीमत, वस्तु की कीमत में कमी कर रहे हैं हम? X1। यानी ये जो नीचे वाला हम लेते हैं ना X1, इसकी कीमत में हमने क्या कर दी? कमी कर दी। अब ये X1 की कीमत सस्ती हो गई। पहले हम 4 खरीद पा रहे थे, अब हम कितनी खरीद लेंगे? 5 वस्तु खरीद लेंगे। अर्थात बाहर की ओर चली गई, बजट लाइन बाहर चली गई, क्योंकि अब हम X1 की वस्तु की मात्रा अधिक मात्रा पे खरीद पाएंगे। पहले की तुलना में X1 जो वस्तु है, वो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कीमत में परिवर्तन के लिए ये तालिका, ये रेखा चित्र आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मेरे मन में सवाल आया था, आपके मन में भी आना चाहिए, इसीलिए ये मैंने बनाया है। क्योंकि अभी जो परिवर्तन दिया था वो केवल किस में दिया था? X1 में दिया था। तो क्या X2 वस्तु में की कीमत में परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मैंने ये जो तालिका आपके लिए बनाई है, ये जो रेखा चित्र बनाया है, ये X2 में परिवर्तन होने से हमारा चित्र कैसा हो जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया है कि यदि X2 वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, कौन सी वस्तु पे? X2। यहाँ तो हम X1 मानते हैं। यदि X2, ये जो हमारी ये वाली जो दिख रही है, ये वाली जो है, ये हमारी बजट लाइन है। ये क्या है? हमारी बजट लाइन है। कितने रुपए में? 20 रुपए में। लेकिन यदि अब इसकी कीमत बढ़ गई है, हमारे पास 20 ही रुपए हैं, और कीमत किसकी बढ़ गई है? X2 की। तो पहले जो हम X2 की इतनी मात्रा खरीद पाते थे, यहाँ तक की मात्रा खरीद पाते थे, अब ये महंगी हो गई। तो अब हम केवल इतनी वस्तु खरीद पाएंगे। यानी हमारी बजट लाइन खिसक के अंदर, ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, है ना? क्योंकि अब हम कीमत बढ़ने के कारण X2 की मात्रा में हमको क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। यदि अब X2 में यदि अपन कमी देखें, तब यदि ये X2 में यदि कीमत में कमी हो गई, तब क्या परिवर्तन होगा? ये 20 रुपए में हमारी जो बजट लाइन है, ये है, ये हमारी बजट लाइन। मान लो ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये हमारी बजट लाइन है। जब हमारे 20 रुपए थी, बजट लाइन यहाँ थी, तब हम इतनी वस्तु खरीदते थे X2 की। अब यदि X2 की कीमत में क्या हो जाए? कमी हो जाए, सस्ती हो जाए चीजें, तो अब हम X2 की मात्रा क्या हो जाएगी? हम अधिक खरीद पाएंगे। पहले हम केवल इतनी खरीद पा रहे थे, अब हम X2 की मात्रा अधिक खरीद पाएंगे। अर्थात बजट लाइन खिसक कर ऊपर की तरफ चली जाएगी। पहले यहाँ थी, अब खिसक कर ऊपर चली जाएगी। अभी हमने देखा, उपभोक्ता अपनी आय से बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए कौन से उपभोग बंडल का चयन करे और किस आधार पर करे, जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अर्थशास्त्र में साधारणतः अपन ये मान लेते हैं कि हर उपभोक्ता कैसा होता है? विवेकशील होता है, और उपभोक्ता अपने लिए जितने भी उपलब्ध बंडल हैं,
उसमें से वही बंडल का चयन करेगा जिसको वो सबसे अधिक अधिमानता देता है, यानी जो सबसे अधिक उसको संतुष्टि देता है। चिंता मत करिए, ये आखिरी स्लाइड है और आखिरी रेखा चित्र आप समझ लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग एक बार में इतना इकट्ठे में आपको परेशान करती हूँ, लेकिन जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपको ये समझने में मज़ा आने लगेगा। अभी हमने बजट रेखा बनाई थी ना, ये हमने मान लिया ये बजट रेखा है आपकी, ये बजट रेखा है, ठीक है। और उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन है वो किससे अनधिमान मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि अनधिमान वक्र समझा था ना, कि जितने बिंदु होते हैं अनधिमान वक्र में वो हमको कैसे देते हैं, एक समान संतुष्टि देते हैं। तो हम रेखा चित्र को समझ लेते हैं पहले। उपलब्ध मंडलों को हम प्रायः अनधिमान मानचित्र के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं और उपभोक्ता के सामने हमेशा ये समस्या होती है कि वो अपने उपलब्ध बजट सेट में से किस अनधिमान वक्र का चयन करे, किस बिंदु पर वो जाए कि उसको अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि भी मिले और वो अपने पैसे का सही उपयोग कर सके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर IC1 देख लेते हैं। अच्छा, एक एक रेखा चित्र को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। IC1 IC1 देखते हैं। IC1 जो दिख रहा है ये आपकी बजट लाइन, ये दिख रही है, ये बजट लाइन है हमारी। और ये जो IC1 है ये है आपका जो लाइट ब्लू कलर में। मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा है और अभी शायद प्रैक्टिस की भी कमी है। तो ये जो पेन आपका चल रहा है, ये जो बना, ये आपकी बजट लाइन के अंदर भी अनधिमान वक्र में आपके बहुत सारे बंडल हो सकते हैं। इसीलिए या ये बजट लाइन में भी है, ये बजट लाइन में भी कट कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, बजट लाइन में कट कर रहा है। तो ये बजट लाइन में भी है और बजट लाइन के अंदर भी IC1 है। इसका मतलब है कि हम IC1 में किसी भी बिंदु का चयन कर सकते हैं। आपने अनधिमान वक्र में देखा था कि अनधिमान वक्र के किसी भी बिंदु पर उपयोगिता कैसी होती है, एक समान होती है। मैंने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था IC1 को। ये है हमारा IC1, यानी पहले IC1 यानी अनधिमान वक्र में उपभोक्ता किसी भी बिंदु का चयन कर सकता है, चाहे वो बंडल सेट हो या बजट रेखा के बिंदुओं का भी चयन कर सकता है। अब हम देखते हैं IC2। IC2 ये है हमारा, ये जो काली वाली रेखा है ये है हमारी IC2। अब आप देखिए ये बजट लाइन है और ये हमारी IC2 है। ये कहाँ टच हो रही है, केवल एक बिंदु, X1 और X2, इस बिंदु पर बस ये IC2 स्पर्श कर रही है। अब ये बिंदु पर यदि उपभोक्ता यहाँ के बंडल का चयन करता है तो यही क्या कहलाता है, अधिकतम उपभोक्ता का इष्टतम बंडल। और ये सर्वोत्तम चयन क्यों होगा, क्योंकि वह उसकी बजट लाइन में भी होगा, यानी यहाँ पर आप 20 रुपए भी खर्च करोगे और आपको संतुष्टि भी क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। इसीलिए आप IC2 का चयन में करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि IC2 और बजट रेखा दोनों एक बिंदु पर आपको मिल रही है। IC3 अपन देख लेते हैं। ये है हमारी सबसे बाहर जो स्थित है IC3। क्या हम IC3 का चयन कर सकते हैं किसी बिंदु का, बताइए आप। ये बजट रेखा ये है, ये काली वाली जो है हमारी, ये बजट रेखा है। ये जो है ये हमारी बजट रेखा है और IC3 इतनी दूर यहाँ पे है। क्या हम यहाँ इस पे किसी बंडल का चयन कर सकते हैं, हम चयन नहीं कर सकते। अभी अपन ने फॉर्मूला में भी देखा था, बजट सेट की तालिका में भी समझे थे कि बजट लाइन के बाहर किसी भी बिंदु पर हम किसी भी बंडल का चयन नहीं कर सकते। अर्थात अंत में हम ये कह सकते हैं कि IC1 का भी हम चयन कर सकते हैं, IC2 का भी कर सकते हैं, परंतु
IC3 का चयन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हमारे लिए जो सर्वोत्तम चयन होगा वो IC2 होगा, क्योंकि IC2 हमारी बजट लाइन के किसी एक बिंदु पर मिलता है और यहीं पर उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और अंत में हम कह सकते हैं कि जो अनधिमान वक्र बजट रेखा को केवल केवल स्पर्श करता है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोत्तम अनधिमान वक्र यही होगा। अर्थात जो सर्वोत्तम होगा वो क्या होगा? IC2। उम्मीद करती हूँ कि आपको बजट सेट और बजट सेट में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्द इसके पाठ के बाद वाला टॉपिक भी लेके आऊँगी। और इस पाठ के जितने प्रश्न उत्तर है उसके लिंक मैंने लास्ट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसके जो जितने प्रश्न उत्तर हैं आप वो देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोलना चाहती हूँ आपसे, मैं कोई प्रोफेशनली आपसे नहीं जुड़ी हुई हूँ। इसीलिए आप ओपनली अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि मेरे को और क्या सुधार करना चाहिए। निश्चित है कि कुछ तो कमियाँ होंगी ही होंगी, क्योंकि मैं भी अभी नया-नया बनाना शुरू किया है। मेरे को आइडिया आया कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत परेशानी आती है, तो कम से कम मेरा जो ज्ञान है वो और बच्चों को भी मिले। तो यदि आपको कहीं कोई कमी लगती है और कहीं कोई सुधार लगता है तो वो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम एक दूसरे से प्रोफेशनली तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक ऐसे फील्ड पे जुड़े हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए जुड़े हैं कि हम और इसको मैं बेहतर बना सकूँ आने वाले वीडियोज़ में।